Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our SE classes of English language. Today we are going to learn translation in a very new way. अब तक ट्रांसलेशन में हमने सीधे सीधे से ये सीखा था कि कैसे सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट्स का चयन करके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को पूरा करके आप ट्रांसलेशन बनाते हैं। आज हम ट्रांसलेशन में एक बिल्कुल नई चीज़ आपके सामने ला रहे हैं और रियलिटी तो यह है कि नई चीज़ नहीं है, बट हमारी हैबिट में ना होने की वजह से हम उसे नया फील करते हैं और हमें ट्रांसलेशन एक ही तरह से करते रहने की आदत है। आज हम 2 से 3 बातें सीखेंगे कि ट्रांसलेशन में ऐसे कौन से 2 और मोर पॉइंट्स हैं जो हमें ट्रांसलेशन करना इजी बनाते हैं और एट रैंडम अपने आइडियाज़ को हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें उसको भी आपको वो स्ट्रेंथन करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को, कि कैसे आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नई नई नोटिफिकेशंस नए नए टॉपिक्स पर आपको पहुंचती रहेंगी और बहुत कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स में मिलेगा। उन्हें क्लिक करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं और हमारे साथ न केवल एकेडमिक्स में बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल तक आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि अभी हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसलेशन की। अब जो ये ट्रांसलेशन है इसको हम अब तक एक्टिव वॉइस के अंदर हम बनाते आए थे। आज हम ट्रांसलेशन के अंदर सीखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि हम एक्टिव वॉइस की जगह पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन को लेकर आज हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है पैसिव वॉइस, यानी हम अपनी बात को कैसे समझें कि हमें एक्टिव वॉइस में कहना है कि पैसिव वॉइस में कहना है। तो आज के बाद आपको ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने वाली है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जिनके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव इंग्लिश को फेस करना पड़ता है। सब्जेक्टिव इंग्लिश मीन्स आपको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने पड़ते हैं रिटिन में, और इस तरह के एग्जामिनेशन आप यूपीएससी से लेकर और कई सारी फील्ड्स में देखते हैं। तो पैसिव वॉइस, सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि अपने आप में एक्टिव वॉइस क्या होता है। देखिए, जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस के अंदर आपको सब्जेक्ट दिया गया होता है, आपको वर्ब दी गई होती है और आपको ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। और जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस के अंदर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, फिर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है, फिर मेन वर्ब की कंपलसरी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, और फिर आप जो रेस्ट पार्ट आपका होता है और कोई भी प्रीपोजिशन लगा करके फिर आप डूअर को मेंशन करते हैं। तो ये हमारे 2 स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस को लेकर के। अब हमारे सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ट्रांसलेशन हम एक्टिव वॉइस में करें या पैसिव वॉइस में करें, ये हमें सीखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले जानना पड़ेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम पहचानते हैं कौन या किसने से। कौन या किसने से, इसको हम किया से भी दिखाते हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे हम अगर क्वेश्चन करें किसे या किसको, और ये जो किया वर्ड है ये किया सब्जेक्ट पर भी आता है और ऑब्जेक्ट पर भी आता है। जैसे आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट पर ही आता है और ऑब्जेक्ट पर ही आता है, लेकिन यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट पर भी और ऑब्जेक्ट पर भी वाई और यू के रूप में ही आता है, उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। तो इस तरह से आपने इसको किया को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इट मीन्स वर्ड को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर पाया। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर होता है तो एक्टिव वॉइस में हमें काम करने के लिए कोई ना कोई डूअर दिया गया होता है। इस सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं और डूअर का मतलब क्या है, काम करने वाला। और जिसके अंदर डूअर नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट पहले है, तो वह पैसिव होता है। तो एक्टिव किसे कहते हैं,
एक्टिव का मतलब है कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है और उस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर है तो उस ड्राइवर की वजह से वह गाड़ी एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी अपने आप में पैसिव है। इट मीन्स जो स्वयं कार्य करने में सक्षम है वो एक्टिव है और जिसको ऑपरेट करने के लिए कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है वो पैसिव है। थोड़ी देर के लिए इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आकर के हमसे यह कहता है कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको तुरंत दूर करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उन्हें तुरंत दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक्टिव हैं। लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लम्स को सुनकर काम नहीं करते और इग्नोर करते रहते हैं और टाइम को पास करते रहते हैं, कुल मिलाकर के सही आउटपुट नहीं देते, तो हम पैसिव हैं। अब यहीं पर एक नया वर्ड और हम सीखने वाले हैं कि डीएक्टिवेट क्या है। डीएक्टिवेट में जो है कोई वर्क करने की एबिलिटी ही नहीं होती। मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन है और फ़ोन में अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया तो वह क्या हो गया, पैसिव हो गया। आपने रिचार्ज करा लिया तो वो एक्टिव हो गया। लेकिन अगर आपका सिम ही कैंसिल हो गया तो वह क्या हुआ, डीएक्टिवेट हो गया। इट मीन्स वो किसी भी हाल में काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारे पास एक सेंटेंस है और सेंटेंस यह है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको पढ़ाया जा रहा है। अब ये दो सेंटेंस हैं हमारे सामने। इनको देख करके जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो एकदम ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, लेकिन ट्रांसलेशन बनाने में हो जाती है हमसे खराबी। उस खराबी को हमें दूर करना है। अब आपका जो की पॉइंट है वह की पॉइंट यह है कि जो आपको सेंटेंस दे रहा है, अगर इसमें इन क्वेश्चंस का आंसर है, यानी आपसे पूछा हु, आंसर है यहाँ पर मैं, यानी अगर हम पूछें कौन या किसने, तो अगर आपके पास ने का आंसर है यानी किसने, तो वह सब्जेक्ट होता है और हु का आंसर भी सब्जेक्ट होता है। हमने कहा आपको, तो जिसमें को लगा है, को वाला आपका ऑब्जेक्ट होता है। को वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जिस सेंटेंस में आपको काम करने वाला यानी किसने या कौन का आंसर दिया है तो उसकी ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस में होगी क्योंकि उसका डूअर मौजूद है। और ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे, आप करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू। तो यहाँ पर आई कौन है, यानी हु मीन्स कौन का आंसर। यानी अगर हम पूछें किसने, तो जो ने का आंसर है वो सब्जेक्ट होता है। किसको, तो को का मतलब हुआ ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको एक्टिव वॉइस में बना लेते हैं। हालांकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होने पर पैसिव वॉइस में भी बनाया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे कंपल्शन होते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट होता ही नहीं है और ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना पड़ता है। इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। आपको पढ़ाया जा रहा है, तो किसको, किसे या किसको, किसको पढ़ाया जा रहा है, आपको। तो जो को वाला है वो ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है। और जब किसी सेंटेंस में काम करने वाला यानी कौन का आंसर नहीं होता, कौन का आंसर नहीं होता जो कि सब्जेक्ट है, तो हमें मजबूरी में ऑब्जेक्ट को बिगिनिंग में लगाना पड़ेगा, यानी यू। अब यू पढ़ाने का काम नहीं कर रहा। अगर हम पूछे कौन पढ़ा रहा है तो पढ़ाने वाला यहाँ नहीं है। किसको पढ़ा रहे हैं, आपको। तो आपको पढ़ा रहे हैं तो यू पहले लगा। तो जब आपका ऑब्जेक्ट बिगिनिंग में आता है तो आप पैसिव वॉइस बनाते हैं और पैसिव वॉइस का रूल फॉलो करते हैं, यू आर बीइंग टॉट। आपने लिखा यू आर बीइंग टॉट। अभी एक्टिव वॉइस में हम देख रहे थे कि इसमें बीइंग नहीं, पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, इजारे में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब की लगाते हैं, ऑब्जेक्ट आता है। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आया, आर आया और बीइंग एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पर हमने सीखा कि अगर कौन का आंसर बिगिनिंग में है तो एक्टिव वॉइस है
और अगर कौन का आंसर बिगिनिंग में नहीं है, किसको का आंसर है, तो आपको वह पैसिव वॉइस में आपको बनाना पड़ेगा। अब कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए कि स्टोरी में हिंदी से इंग्लिश को बोलने में ऐसी कहाँ पर सिचुएशन आती है जहाँ पर हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को लिख ही नहीं सकते हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटेंसेस है। वह व्यायाम करता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या इसमें कौन का आंसर है। कौन करता है व्यायाम? वह करता है। किसको? किसे या किसको? तो किसको वाला ऑब्जेक्ट हुआ, यह सब्जेक्ट हुआ। तो ये एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो हमारा एक्टिव वॉइस का है उस पर काम करेगा और हम कहेंगे ही टेक्स एक्सरसाइज। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ने वाला सब्जेक्ट होता है। किसने एक्सरसाइज की? ही ने। किसको किया? एक्सरसाइज को किया। तो को वाला जो है आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर आप क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। बच्चों को पढ़ाया जाता है। किसने पढ़ाया? तो इसके अंदर ने का आंसर नहीं है। जिसमें ने का आंसर न हो वह पैसिव वॉइस होता है। अब ने नहीं है तो किसको पढ़ाया जाता है? बच्चों को। ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब बच्चों को आपने बिगिनिंग में लिखना पड़ेगा द चिल्ड्रन, और जब आप ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो आपको फिर ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस में करनी पड़ती है। एक्टिव वॉइस में आप एस और एस लगाते थे। पैसिव वॉइस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम लगाते हैं और थर्ड फॉर्म करते हैं। द चिल्ड्रन आर टॉट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस टेंस में क्या चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, और जल्दी ही उन पर काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस की कैटेगरी है। हमारे पास टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें ट्रांसलेशन करने के लिए एक्टिव वॉइस में आता है तो हम क्या करते हैं? या तो डू लगाते हैं, या उसमें डज देखने में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने में आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस देखने के लिए आता है। जबकि पैसिव वॉइस में आपका इज आर एम के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपल्सरीली करते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसे 2 टेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स पूरी तरह से बदल जाती है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें जनरली आप देखते हैं कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो डिड आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या डिड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पैसिव वॉइस में आपको वॉज, वर, ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है। अब बचे बाकी के सारे सेंटेंसेस, तो हमेशा याद रखिए कि उनमें जो जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, ये याद रखिएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो उसमें आपका क्या आता है? इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सारे आते हैं। ठीक है। और इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस में आपने जो भी इज, आर, एम हैं ये तो आप लगाते ही हैं। आईएनजी वाले में आईएनजी वाला यानी बीइंग करके आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। इन पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने एक सेंटेंस कहा लेटर लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि लेटर को लिखने वाला मौजूद है। लेटर किसने लिखा? किसने का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है। किसको लिखा? लेटर को लिखा। तो किसको मतलब लेटर को, यानी ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मौजूद है, लिखने वाला नहीं है। तो ये पैसिव वॉइस हुआ। इट मीन्स जब सेंटेंस के अंदर काम करने वाला ना हो और सब्जेक्ट ना हो तो वह पैसिव वॉइस होता है। अगर हम सेंटेंस ये कहते हैं कि मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो किसने लिखा? मैंने। कौन लिख रहा है? मैं। तो यहाँ कौन और किसने का आंसर मीन्स सब्जेक्ट मौजूद है, जो कि हमने वीडियो के बिगिनिंग में आपको क्लियर किया है। तो जब आपके पास सब्जेक्ट होता है तो ट्रांसलेशन आपकी सब्जेक्ट होने पर
एक्टिव वॉइस में बनती है, और ऑब्जेक्ट होने पर और सब्जेक्ट ना होने पर आपकी ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस में बनती है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये हो जाती हैं, पास्ट इंडेफिनिट की ये हो जाती हैं, और जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, इन दो के पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, तो उसमें हम उस आईएनजी को बीइंग में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा एक लेटर लिखा जा रहा है, एक लेटर लिखा जा रहा है, एक लेटर लिखा जा रहा है। तो लिखने वाला कौन है, किसने लिखा? लिखने वाला इसके अंदर क्या है, नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं है इसमें। ने किसने लिखा, वो आपका नहीं है। किसको लिखा, लेटर को लिखा, तो आ लेटर हमने ऑब्जेक्ट को बिगिनिंग में लगाया। तो कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं, इज आर एम के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो लेटर के लिए इज लिखा, लेकिन उस आईएनजी की जगह हमने बीइंग वर्ड यूज करना है, इज बीइंग रिटन। और अगर ये कहें मैं एक लेटर लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, कौन लिख रहा है, मैं, तो वो हमारा इजीली बन गया। यहाँ पर आपके लिए अगर आपके पास परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट में आप वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, कोई सा भी परफेक्ट हो, तो वो हैव फैमिली होती है। जब आपको हैव फैमिली के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, इट मीन्स हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो आप इसके पैसिव वॉइस में बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। अब हम इस परफेक्ट टेंस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पैसिव वॉइस ही बनेगा और पर्टिकुलर जगह पर एक्टिव वॉइस ही बनेगा। हमने वर्क पूर्ण कर लिया है, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। तो किसने, किसने का आंसर है हमने, तो ये जो आंसर है ये आपका सब्जेक्ट हुआ, यानी एक्टिव वॉइस में बनेगा। जब पास्ट एक्शन के बाद है मिले, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में उसको मानते हैं, तो आप इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट हुआ और आवर वर्क ऑब्जेक्ट। प्राइज बांट दिए गए हैं, प्राइज किसने बांटे, हम देखें ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, किसने बांटे, नहीं दिया गया। किसको बांटा, तो किसको, तो को वाला जो आपको मिला वो ऑब्जेक्ट होता है, तो वो हुआ ऑब्जेक्ट। तो किसको, प्राइज को, तो प्राइज पहले आ गया, ठीक है, प्राइजेस। अब प्राइजेस के लिए ऑफ कोर्स हैव लगेगा, और हैव लगेगा तो पैसिव वॉइस में आप जो है बीन लगाएंगे एक्स्ट्रा, हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। प्राइजेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर प्राइज नहीं बांट रहे हैं, प्राइज को बांटा जा रहा है, तो प्राइज को बांटा जा रहा है का मतलब हुआ कि यह पैसिव वॉइस बनेगा। प्राइज नहीं बांट रहे हैं बल्कि प्राइज को बांटा जा रहा है, यहाँ बांटने वाला नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस बनेगा। तो जब पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा तो बीन एक्स्ट्रा लगेगा। अब एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अगर आपको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी किसने का आंसर दिया है, तो आप जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू, डज, डिड, और सेकंड फॉर्म आपकी मेन वर्ब है, और हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, विल, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो आप इसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं काम करूँगा, आई शैल वर्क या आई विल वर्क, जो भी आप बनाते हैं, तो आपने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। लेकिन अगर पैसिव वॉइस है तो उसी वर्जन का पैसिव वॉइस का रूल आपको लेना पड़ेगा। विल, शैल और मॉडल्स के साथ आप बी लगाते हैं, हैव फैमिली के साथ आप एक्स्ट्रा बीन लगाते हैं। जितने भी आईएनजी वाले पैसिव वॉइस हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, उनके साथ आप मेन वर्ब में आईएनजी हटा करके आप बीइंग का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि मॉडल्स में, इन्फिनेटिव में कैसे हम पैसिव वॉइस को समझते हैं। अब हम लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को, मॉडल्स को, और मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ साथ हम लेंगे इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव
जिसमें आप देखते हैं इज टू या हैज़ टू आपके सेंटेंसेस में लगा होता है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इनका, तो हम इनमें एक्स्ट्रा बी लगाते हैं, जैसे कि इज़ टू बी, हैज़ टू बी, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो विल बी या शैल बी का हम यूज़ करते हैं, बी इसमें एक्स्ट्रा लगाई जाती है। ये कब आता है? जब ये आपका पैसिव वॉइस की तरह काम करता है। और एक्टिव वॉइस में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो एक्टिव वॉइस में आप इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि इज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ गई, और ऐसे ही आर टू एम टू आप यूज़ कर लेंगे, ऐसे ही वॉज टू यूज़ कर लेंगे। और अगर आपको हैज़ टू दे रखा है तो हैज़ टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि विल और शैल जितने भी आपके यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब दी गई होती हैं, आप इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझते हैं। हमने कहा उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है किताब खरीदी जानी चाहिए, किताब खरीदी जानी चाहिए। तो इसमें हम वैसे ही जैसे कि टेक्निक हमने पीछे यूज़ की थी उसको यूज़ करेंगे। किसने पढ़ना चाहिए? उसे, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद है तो हम लिखेंगे ही शुड स्टडी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट करने वाला ने मतलब सब्जेक्ट मौजूद था, इसलिए हमने इसको एक्टिव वॉइस बनाया। किताब खरीदी जानी चाहिए, कौन खरीदेगा वो यहाँ नहीं दे रखा, किसको खरीदें किताब को, तो हमने लिखा द बुक। तो मॉडल आया हमारा शुड, तो शुड बी बॉट। तो इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो हमने सीखा आज कि जब हमारी जो हिंदी उर्दू कोई भी लैंग्वेज है, जब उसमें डूअर काम करने वाला मौजूद हो तो हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। बट इन इंग्लिश जब डूअर मौजूद ना हो तो हमें ऑब्जेक्ट को पहले रखने की वजह से पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। आई होप कि ये सारी डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल और इसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहिए, और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं हमें लिखते रहिए। आपके लिए उन पर वीडियोज़ अपलोड की जाती रहेंगी। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।